नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन की रैली हुई और बीजेपी पर निशाना साधा गया। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इंडी गठबंधन को लेकर कई आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक बयानों में गर्माहट जमकर देखने को मिल रही है। हर एक पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के लिहाज से कांग्रेस के लिस्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने इंडी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए ठगबंधन कहा। इसके अलावा इस गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी कट्टर बेईमान कहा। इस घमंडिया गठबंधन के काम क्या हैं? इनके काम है जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट की फटकार लगाएं तो विक्टिम कार्ड खेलो। आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी के नेता खुलेआम कहा करते थे कि ऊपर आरोप भी लगे, ये मंचों से बोलते थे केजरीवाल साहब कि अगर आरोप भी लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनकी वीडियोज पड़ी हैं। वे भ्रष्टाचार करने के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जिस पार्टी के नेता कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वे कट्टर बेईमान तो बन ही गए, साथ ही कट्टर भ्रष्टाचारियों और कट्टर घोटालेबाजों के साथ वो जाकर के खड़े हो गए। कांग्रेस आकाश से लेकर के पाताल तक, आजादी से लेकर के आज तक जिस पर घोटाले ही घोटाले के आरोप हैं, इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जेल से बेल पर है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से एमओयू साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति के लिए काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान के लिए काम किया है, जो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है, गरीब के लिए काम किया, काबिले तारीफ काम है। लोगों का विश्वास बढ़ा है और आने वाले 25 तारीख को जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि पिता पुत्र ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। इनकी कोई पार्टी नहीं है, उनको अब हारने की चिंता हो गई है। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने हाल ही में कहा था कि पिछली बार दोनों ने चुनाव लड़ा, इसलिए दोनों हारे। इस बार रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव तो मैं सोचूंगा। रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार लड़े थे जब भी तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। अभी तो जो हमको जानकारी है कि बहुत से लोग तो इधर उधर बगले झांक रहे हैं कि कौन लड़े कौन ना लड़े, कौन जाए कौन ना जाए, और बहुत ही स्पष्ट एक जो संदेश
कांग्रेस के हमारे नेता पिता पुत्र के कारण से आया है कि पिछली बार हम दोनों लड़ गए थे इसलिए दोनों हार गए थे, इस बार एक लड़ेगा, तो उससे तो स्पष्ट ही हो गया कि वो पिता पुत्र ही एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनके यहाँ पार्टी नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है। वरना अगर पार्टी हो, ये ठीक है, पिता पुत्र यानी परिवारवाद के नाते से हम उसका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अगर पिता पुत्र लड़ भी जाते हैं और पार्टी काम करे और जनता साथ दे तो जीतने में क्या दिक्कत आती है। उनको यही चिंता होगी कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा बेटा हार जाएगा, बेटा काम नहीं करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो इस कहानी को सब समझ चुके हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचने के लिए हरियाणा के विधायकों के बीच सियासी युद्ध होगा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों को लोकसभा चुनावों के लिए मैदान में उतार चुकी है। इनमें मनोहर लाल, मोहन लाल बटौली और रंजीत चौटाला शामिल है। इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला खुद कुरुक्षेत्र से ताल ठोक चुके हैं। अब कांग्रेस और जसपा भी अपने विधायकों पर दाव लगाने की तैयारी में है। दोनों ही दल विधायकों को लेकर सर्वे भी करा रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में उनको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है। तो चुनाव नजदीक है और उससे पहले बयानों का दौर देखने को मिल रहा है। कुछ पार्टियां रैली तक पहुंच गई हैं, तो कुछ पार्टियां केवल लिस्ट पर ही अटकी पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। बजरंग दास गर्ग जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, रजत पंजेठा जी इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सुखबीर तंवर जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जदौन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं बजरंग जी आपके पास ही आना चाहूंगी। आज आपने मुख्यमंत्री नायब सैनी की पीसी सुनी होगी। उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है और भूपेंद्र हुड्डा के एक बयान पर भी मनोहर लाल ने तंज कसा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? राष्ट्री जी राष्ट्री जी बजरंग जी आपकी आवाज मिल रही है सर? हाँ, थोड़ी आवाज हो ठीक वाला मेहरबानी करके। जी राष्ट्री जी, मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना। चोरों को सब नजर आते हैं चोर। आज हरियाणा के अंदर, देश के अंदर भ्रष्टाचार में हरियाणा के सारे रिकॉर्ड हरियाणा ने तोड़ दिए। आज यूं देखिए, कोरोना के समय जनता मर रही थी, करोड़ों रुपए की पुलिस कस्टडी के अंदर शराब बेच दी गई, जिसकी सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज है। इसी प्रकार कोरोना के समय जनता मर रही थी, अरबों रुपए का रिश्ती घोटाला इस राज्य के अंदर हुआ, जिसकी एसआईटी भी गठन है, एफआईआर दर्ज है। धान घोटाला, पेपर लीक घोटाला, खनन घोटाला, अरबों रुपए का दुनिया भर के घोटाले इस राज्य के अंदर है। 3 साल हो गए राष्ट्री जी, आज तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया। फाइलें दबा दी गई, धूल चाट रही है। इनके सांसद अरविंद शर्मा उधर बयान था खुले तौर पर, बोला कौन पकड़ेगा भाई, 2 मंडती ये फाइलें सारी। लेकिन बार बार ये बजरंग जी ये कहा जा रहा है कि हार का डर सता रहा है कांग्रेस को। न देखिए राष्ट्री जी, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा समर्थन जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। आज कांग्रेस पार्टी घर घर जनता के बीच हमारा नेता कार्यकर्ता घर घर जा रहा है। ठीक है बजरंग जी, आज इंडी गठबंधन को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बहुत सवाल उठाए हैं, उस पर भी मैं आऊंगी आपके पास। आप देखिए 6 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी उधारे मांगे हुए, इनके पास तो खुद के कैंडिडेट नहीं। चलो, तो मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन पंजाब में आप लोग अलग अलग हैं। चिंता ना करे, अपना घर संभाले, हमारे घर की चिंता हम करेंगे। और आपने देखा किस प्रकार कल इंडिया गठबंधन की जो महारैली थी, कैसे जनता उमड़ रही थी। आप देखिए ये ईडी सीबीआई सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके और किस प्रकार विपक्ष की। ठीक है, चलिए इस पर जवाब लेंगे जब बीजेपी की तरफ से कोई जुड़े तो उनसे भी बातचीत करेंगे। ठीक है बजरंग जी बने रहिएगा हमारे साथ। रजत पंजेठा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है बजरंग जी बने रहिएगा। रजत जी जुड़े हुए हैं। रजत जी, महारैली से कुछ असर होगा
क्या लगता है कि मोदी वर्सेस, अगर हम एनडीए वर्सेस इंडी देखें तो क्या कुछ नजर आ रहा है आगामी चुनाव को लेकर? बाकी ये आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, रैली तो सभी को, जो भी दल है उनको अपना करने का पूरा हक है, लेकिन किसी के अलायंस के बारे में आप उन्हीं के प्रवक्ता जो है वो अच्छी तरह कमेंट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज जो कांग्रेस के पास भी जो उम्मीदवार हैं जी, उनकी भी घोषणा करने में जो इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं कि एक भी इनके पास अभी तक उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसकी ये घोषणा कर सके। हाँ। इतना लंबा समय किस लिए लिया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि रोज ये चिंतन करते हैं, रोज ये मंथन करते हैं। इतना रोज चिंतन और मंथन करने के बाद भी अगर कोई भी मीडिया में कोई पूछता है तो इनके पास एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो ये खुल के बोल सके कि हाँ ये चुनाव लड़ेंगे। जी। रोज कोई ना कोई मीडिया को टालने की, कुछ सवालों को टालने की, इसका मतलब ये है कि अंदर से कोई भी चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। और चुनाव लड़ना चाहता है तो कोई ऐसा कोई व्यक्ति आके अपने आप ही खुद बोल दे, कोई बड़ा नेता, कि हाँ मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ताकि वो इनके हाईकमान तक वो बात पहुंच सके और वो उसके नाम को कंसिडर कर सके। जी। तो अलायंस के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, आगामी मेलों की लिस्ट को अगर हम देखें तो रजत पंजेटा जी और अभय चौटाला की दावेदारी को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी की केवल दावेदारी नहीं है। अभय सिंह चौटाला जी ये सीट आपको निकाल करके दिखाएंगे। अभय सिंह चौटाला जी वहां से विजय भव रहेंगे। विजय इसलिए रहेंगे वो क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना कि जनता के बीच में रहने वाला, जनता के दुख सुख को देखने वाला, उसको महसूस करने वाला, कहते हैं ना कठिनाइयां, परिस्थितियां जनता की, हरियाणा प्रदेश की जनता की, कहते हैं उसमें से तप के निकलने वाला और खुद पद यात्रा करके जनता के साथ सीधा संवाद करके जनता के दुख और दर्द को समझने वाला जो व्यक्ति है वो अभय सिंह चौटाला जी हैं, जो निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। जब किसान आंदोलन की बात आई थी तब पूरे देश में लोगों ने बड़े बड़े बयान तो दिए, बड़ी लंबी लंबी जुबान है, बड़े लंबे लंबे बयान है, मगर शायद हिम्मत नहीं हुई किसी की भी। मुझे लगता है भाजपा ने तो किसी ने क्या देना था वो तो लाने वाले थे 3 काले कृषि कानून, लेकिन कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में कोई भी ऐसा एमएलए हो, एमपी हो, राज्यसभा का, लोकसभा का, जो एक तो आगे आता कि हाँ किसानों के साथ बातें सबने बहुत बड़ी बड़ी करी। आम आदमी पार्टी के बताइए सुशील गुप्ता जी कहाँ थे जब किसान आंदोलन था, क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया? आज बात करते हैं, आज आप आ गए उठ के दिल्ली से, तभी आपने कांग्रेस से भी दिल्ली में चुनाव लड़ा, आपका सारा बिजनेस दिल्ली के अंदर है, रहने वाले आप दिल्ली के हो, हरियाणा को पानी पी पी के कोसते हो, एसवाइएल का पानी आप नहीं देते, पराली चलाने के ऊपर आप किसानों के ऊपर इल्जाम लगाते हो, पॉल्यूशन के लिए आप किसानों पे इल्जाम लगाते हो, उसके बाद बसें आप हरियाणा की रोकते हो, दिल्ली में बाढ़ आती है तो हरियाणा जिम्मेवार है, अगर पानी नहीं मिलता तो हरियाणा जिम्मेवार है, लेकिन हरियाणा को पानी देने की जब बात आती है तो कहते हो एक बूंद पानी नहीं देंगे। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे सर। रजत जी तंवर जी से जवाब लेंगे, जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे आगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी सबसे वो जुड़ गए, मेरी सब मैं खत्म करने का मुझे इजाजत है, तो मैं अपनी बात मेरी खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, जुड़ने से आप मुझे ना रोके, पहले मुझे बोलने दे, जब वो बोलेंगे तो मैं आपने सवाल उठा दिए सर आम आदमी पार्टी पर। हाँ जी, कोई बात नहीं, हम आम आदमी पार्टी से सीधा भाजपा के ऊपर आते हैं। देखिए, भाजपा का तो जो हाल है अभी से रुझान आने शुरू हो गए हैं। आज फतेहाबाद में भाजपा के कैंडिडेट जो है अशोक तंवर जी, उनका बहुत भारी विरोध किया किसानों ने। क्यों किया? क्योंकि ये अपने मैनिफेस्टो में ये बोल के आए थे कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। आज किसान की आय दुगनी तो क्या करनी थी, 10 गुना लागत बढ़ा दी, किसान के ऊपर कर्ज बढ़ा दिया, कृषि काले कानून इन्होंने थोपे, 750 किसान इनकी वजह से शहीद हुए, और ये बात करते हैं अब कि हम पता नहीं कौन से रिफॉर्म ले आएंगे। आखिरी समय के ऊपर अगर आप मुख्यमंत्री बदलते हो तो आप मान रहे हो कि ये हमारी विफलता है, अगर वो ठीक थे तो क्यों बदलते?
मंत्रियों को आप बदलते जा रहे हो, लेकिन जनता का मिजाज, जनता का मूड इससे बदलने वाला नहीं है। जितना आपने जनता को तंग किया है, जितनी आपने महंगाई बढ़ाई, बिजली के बिल बढ़ाए, किसानों की आय क्या दुगनी करनी थी, किसानों की लागत बढ़ाई, उनपे कर्ज बढ़ाया, आज महंगाई की इतनी मार है, जब मन चाहता है ये जीएसटी बढ़ा देते हैं, किसानों को समय पे खाद मुहैया नहीं कराते, स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है, बॉन्ड पॉलिसी को ले लो, बच्चे नशे में जा रहे हैं, बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा हुआ है। आज जो सरकार के प्रति जो रोष है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है रजत जी, जवाब ले लेते हैं अब इस पर वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, अभी आपने रजत पंजेटा जी को भी सुना, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और है, आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई तरह की बड़ी बातें उन्होंने कही है। दूसरी तरफ कल महारैली हुई थी, महारैली को किस तरह से देख रहे हैं आप इंडी गठबंधन की? और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। देखो, सबसे पहले तो मैं रजत पंजेटा जी को जवाब देना चाहूंगा। मेरा ऑडियो ठीक चल रहा है आपको? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी। रजत भाई, हमारे रुझान पर रुझानी न करें। हमारे रुझान तो गजब के हैं। हमारे रुझान तो ये है कि हरियाणा की जनता एक बार फिर से 10 से 10 कमल खिलाने का मल बनाए बैठी है, तैयारी किए बैठी है। आप कृपा करके अपने पर फोकस कर लें। आपकी खुद की राजनीतिक झोली खाली थी, खाली है और इन चुनावों में भी खाली रहने वाली है। और आपसे तो खासतौर पर आपकी तरफ जब हरियाणा की जनता देखती है तो उसे याद आता है कि किसी जमाने में जिस पार्टी को उन्होंने सत्ता में आकर हरियाणा की जनता की सेवा करने का अवसर दिया था, वो लोकदल है कहाँ? वो लोकदल सत्ता से बाहर क्यों हुई थी? अगर आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। उस इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा की जनता ने इसलिए सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंका था और आज तक लौटने नहीं दिया, क्योंकि आपकी बोली, बोलबानी, बर्ताव, व्यवहार वो बहुत खराब था, भद्दा था, जन विरोधी था। आपके बर्ताव, आपके नेताओं के व्यवहार और बर्ताव के कारण ही आपकी पार्टी का परिवार की पार्टी और पार्टी का परिवार वो टूट करके खंड खंड होकर के बिखर गया और राजनीतिक विरासत के नाम पर आपके पास लंबा चौड़ा कुछ बचा नहीं। रही बात, हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दें अगर संभव हो रजत जी, कि क्या वो बोलबानी, वो बर्ताव, वो व्यवहार, वो अंदाज रेडिया लूटने से लेकर के उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां और कोठियां लूटने तक का वो बदल गया है आपका? जहां तक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बोर्ड आपको मैं बताता हूँ, ड्रग टेस्ट फेल हुई कंपनी रजत जी जवाब इनके टनल गिर रहे हैं इनके माध्यम से। आपका ये क्या व्यवहार है? ड्रग टेस्ट फेल हुई कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो, 20 वाली कंपनी से चंदा ले रहे हो। रजत जी जवाब तो सुन लीजिए सर पहले। नहीं, व्यवहार की बात करें, संदीप सिंह का व्यवहार कैसा था? संदीप सिंह का व्यवहार कैसा था? नहीं, व्यवहार की बात करें ना, आपने व्यवहार की बात करी ना। आप संदीप सिंह का व्यवहार बता दो और व्यवहार में जाके देखो ना, फिर किसी का प्रश्न उठाओ, कर्ज बता दो। हमारे कर्ज भी नहीं था, आपने तो 4 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा दिया। सच सुनकर धन होना किसको कहते हैं, उसका नमूना रजत पंजेटा की प्रक्रिया से लग सकता है, प्रतिक्रियाओं को देखकर लग सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपकी न बोलबानी सुधरी है, न आपका बर्ताव सुधरा है। आपके नेता आज भी उसी तरह की भाषा और मौले बोलते हैं और डिबेट को भी आप उसी तरह हाथला चाहते हैं। चलिए दिल्ली चलते हैं, इनकी कथित महारैली को लेकर के बात कर लेते हैं। कौन सी रैली साहब? रैली काहे के लिए थी? ठीक है वीरेंद्र जी, उस पर जवाब। क्या वाकई बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल का दुरुपयोग कर रही है? जो एजेंसियां, उस पर जो आरोप लगे सर, उस पर जवाब दे दीजिए। जब आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब तो देना दीजिए। वो बोल पड़े वहाँ बहुत बड़ी तो क्या जवाब बनेगी? हाँ, मैं रैली पर एक छोटी टिप्पणी कर वो करना एजेंसियों को। ठीक है, आम आदमी क्यों बीच में बोलते यार? आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में जो रैली हुई वो रैली अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के आरोपी अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके बचाव में, उनके लिए रिदाली करने के लिए हुई थी। जब कांग्रेस के मित्रों से पूछा गया रैली किसकी है, काहे के लिए है, तो वो कहते नहीं,
ये हमारे पूरे गठबंधन की रैली है। कौन सी रैली साहब, किसकी रैली, ये साफ नहीं। रैली का उद्देश्य क्या है, अगर इस पर जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई लोग तो बेनकाब हो गए। कभी जो लोग जंतर मंतर पर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध रैली किया करते थे, कभी जो लोग जंतर मंतर पर रैली करके ये मांग किया करते थे कि पहले गिरफ्तारी हो फिर जांच हो, कभी जो लोग ये कहा करते थे कि हमारे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास 370 पेज की चार्जशीट है भ्रष्टाचार के आरोपों से, उनको जेल में ठोकेंगे, वे लोग आज दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एक सर्विंग मुख्यमंत्री के बचाव में रैली और रुदाली कर रहे हैं। तो क्या ये इससे बड़ी कोई राजनीतिक विडंबना हो सकती है? फिर शेरों का गठबंधन इकट्ठा हो गया, भ्रष्टाचारियों का भाईचारा इकट्ठा हो गया। कौन कौन थे रैली में? झारखंड मुक्ति मोर्चा, भ्रष्टाचार के आरोप में जिनके नेता जेल में बंद हैं, अरविंद केजरीवाल के पति जो अपने जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोपी पति को देवता साबित कर रहे थे, भगवान साबित कर रहे थे, तो नहीं थी, ये बता रही थी तो उनका शरीर पर जेल में बंद आत्मा बाहर घूम रही है। ऐसी जो अजीब और गरीब टिप्पणियां करने वाले लोग रैली में पूर्ण में इकट्ठे हुए थे। रैली में भ्रष्ट कांग्रेस के नेता आए थे, जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व जमानत पर जेल से बाहर है। रैली में हिंदुत्व का अपमान करने वाले लोग आए थे, श्री राम को काल्पनिक करार देने वाले लोग आए थे, अयोध्या में श्री राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग आए थे। ऐसे लोग मिलकर सामूहिक रुदाली कर ले। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुखबीर तंवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुखबीर जी, आज नायब सैनी मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े सवाल उठाए, उनका कहना यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो जाती है, लेकिन पंजाब में आप लोग एक नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने महारैली को लेकर निशाना साधा, उन्होंने इंडी गठबंधन को ठगबंधन कहा है। इन तमाम बयानों पर आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, जिस प्रकार से आज के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विगत के 5 वर्षों में कुरुक्षेत्र से गायब रहना, इसके बाद उनके किसी बयान की कोई प्रासंगिकता बचती नहीं है। और जिस प्रकार से कल लोकतंत्र बचाओ महारैली में ठीक है, जो भीड़ उमड़ी और जिस प्रकार से पूरे देश से समर्थन मिला, उससे भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बौखलाई हुई है। हाँ। और कल जिस प्रकार से एक विषय आया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने विगत के 10 वर्षों में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी 15-20 दिन की बात है, जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया, और उसको बचाने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मोदी नीति केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से बड़े बड़े वकील करके किस प्रकार से प्रयास किया, वो इस देश और दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। निश्चित तौर पे इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश को लूटने का काम किया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ, रुकिए राजश्री रुकिए। तो आप सर जो मैंने सवाल पूछा रुकिए, उनके सवाल की कोई प्रासंगिकता नहीं है कि जो नायब सैनी ने पूछा, मैं कह रहा हूँ उनके सवाल की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कांग्रेस एक साथ है, पंजाब में अलग थलग कैसे है? ममता बनर्जी अलग बयान देती है, बंगाल में आप लोगों की स्थिति कुछ और है, एनडीए के पास 40 से ज्यादा पार्टी हो रही है लगभग। आप पहले मेरी बात सुनिए, मैं इसका भी जवाब दूंगा, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप डिरेल करने की कोशिश ना कीजिए। जिस प्रकार से आज पूरा देश डिबेट करने से आप भी बैठे, इलेक्टोरल पूछा आप उसका जवाब के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री जी हो या हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हो, उनमें कोई नैतिकता नहीं है। किस प्रकार से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके इस देश के उद्योगपतियों को लूटा है, और राजनीतिक लोगों को भी जिस प्रकार से टारगेट किया गया है, और जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का डर दिखा के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अनेक लोगों को जिस प्रकार से साफ किया गया है, कोई औचित्य नहीं है। नायब सिंह सैनी जो गायब हो चुके कुरुक्षेत्र से, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनका कोई औचित्य
नहीं है। तंवर जी, उनके बयान पे कोई बात करने का उचित ही नहीं है। तंवर जी, केजरीवाल ने ये कहा था कि कोई भी आरोप अगर उन पर लगते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन अब तो वो जेल से सत्ता चलाने की बात कह रहे हैं, सरकार चलाने की बात कह रहे हैं। ये मनगढ़ंत आरोपों का, राजश्री सुनिए, मनगढ़ंत अर्जी फर्जी आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। निश्चित तौर पे केजरीवाल जी राजनीति करेंगे और राजनीति छोड़ने का तो मतलब नहीं है। हाँ, जो चोर और लुटेरे पिछले 10 साल से देश को लूट रहे हैं, उनको राजनीति सिखानी है। तो सर, लेकिन अब आधार क्या बच रहा है? आधे से ज्यादा तो आम आदमी पार्टी की, आज तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम भी ले लिए ईडी ने। देखिए, झूठे फर्जी आरोप हैं। अगर इनके पास कुछ होता, जैसे आज इन्होंने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे, अरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जमाना है, कहाँ हवा में तीर चला रहे हो? कुछ नहीं है आपके पास। हाँ, तो कानून व्यवस्था भी तो कोई चीज है, अगर उन्हें जेल भेजा गया है तो कुछ एविडेंस मिले होंगे। 59 करोड़ रिश्वत देने वाले आदमी के बयान पे केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ये सत्यापित हो चुका है। और इस बात का जवाब न्यायपालिका देखेगी। केजरीवाल ही नहीं, उसमें संजय सिंह भी है, सिसोदिया भी है, मनीष सिसोदिया भी है, संजय सिंह भी है, मनीष सिसोदिया भी है, सत्येंद्र जैन भी है। झूठी एविडेंस है। मैं राजश्री बता दूं आपको, मैं आपको बता दूं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है पुलिस सेवा का। ये सब फर्जी आरोप है, तो न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आज कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और ईडी का कन्विक्शन रेट देख लो, -0.5 भी नहीं है। कोर्ट ये सच्चाई है। तंवर जी, कोर्ट ये ने फैसला कहीं नहीं सुनाया टिकेंगे। है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कोर्ट कि ने इन फैसला आरोपों में सुनाया कोई तंवर सच्चाई जी। नहीं है। कहाँ है मनी ट्रेल? मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोर्ट फैसला सुना रही है, तो आप तो न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, चोर भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, जदौन जी भी हमारे साथ जुड़े। बजरंग जी, मैं आऊंगी आपके पास। जदौन जी, अगर हम देखें, आज जो भी हाल फिलहाल में एक्टिविटी देखने को मिली और कल महारैली, और आज अरविंद केजरीवाल जेल भेज दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि वो जेल में ही बैठकर सरकार चलाएंगे। क्या ये संभव है? राजेंद्र जी। हेलो जी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासतौर से एनडीए की तरफ से विपक्ष पर जो है, जो हमले किए जा रहे हैं, वो उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत अहम हो गया है। पिछले 2014 के चुनाव से ही ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बना हुआ है। 2019 के चुनाव में भी इस पर किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर और विपक्ष पर प्रहार किए गए, और अभी भी ये जो राज्यों के चुनाव हुए थे, 4-5 राज्यों के, उसमें भी भ्रष्टाचार का मुद्दा था। हाँ। और अब लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा अहम हो गया है। अब ऐसी स्थिति में विपक्ष को, कांग्रेस को अपनी मजबूत रणनीति दिखानी पड़ेगी कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें वो कैसे अपने आप को बचा पाते। बचने की गुंजाइश भी है या कोई तरीका है, उनके पास क्या रणनीति है, वो उनको लेकर आनी होगी। अब ये जो कल रैली हुई थी रामलीला मैदान में जी, लोकतंत्र बचाओ रैली को तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कह दिया गया कि ये भ्रष्टाचार बचाओ रैली थी, और सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। तो अब इसमें जो है देखना ये होगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरह से इसका जवाब देता है, कैसे काउंटर करता है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना अहम हो गया है। और मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जो चुनावी कामयाबियां मिल रही हैं, वो इस मुद्दे की वजह से मिल रही है, क्योंकि विपक्ष के पास इसका कोई माकूल जवाब नहीं है। उनको कोई अपनी रणनीति ऐसी अपनानी चाहिए कि जिससे वो उनको एक जवाब भी मिले, और जो आक्रामक रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कुछ कमी आए। नहीं तो फिर ये एक तरफा बचाव की मुद्रा में ही रहना पड़ेगा विपक्ष को। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है, इसको इंडिया गठबंधन कैसे बैठ के निपटता है, उनको कोई एक ठोस रणनीति के साथ सामने आना होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का आक्रमण जो है वो लगातार चलता रहेगा और उसको संभालना मुश्किल ही रहेगा।
ठीक है, जादौन जी बने रहेगा हमारे साथ। बजरंग जी जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, ये सवाल मैंने तंवर जी से भी पूछा था, हालांकि उनसे मैं फिर से इस पर जवाब मांगूंगी कि इंडी गठबंधन काम कैसे करेगा। दिल्ली में आप लोग चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक रहे, पंजाब में आप लोग अलग अलग हैं। भले ही कल महारैली हुई हो, तमाम पार्टियां इकट्ठा हुई थी, लेकिन एनडीए के पास अब लगभग 40 से 42 दलों का समर्थन है। अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो 26 से 28 दल इसमें हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आपको, कैसे मुकाबला होगा और इंडी गठबंधन के पास चेहरा क्या है? राजश्री जी, आज सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग का नागरिक, चाहे किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, मुक्ति चाहता है, दुखी है। सर, मैंने स्ट्रैटेजी पर सवाल पूछा है। बजरंग जी, स्ट्रैटेजी पर सवाल पूछा है मैंने। स्ट्रैटेजी क्या है इंडी गठबंधन की? उसी बार के बाद इंडिया गठबंधन के ऊपर ही आ रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, ये लाइन में जोड़ रहा हूँ, उसी लाइन पर आ रहा हूँ मैं। देखिए, इन्होंने 15 दिन पहले तक तो आपके टीवी के ऊपर लगातार डिबेट को कान खा गए। तो तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। हमारा गठबंधन जेजेपी के साथ बड़ा पवित्र गठबंधन है और हम एकजुट होकर लड़ेंगे। आप देखिए, आज मनोहर लाल जी को हटाकर इन्होंने सिद्ध कर दिया प्रदेश की जनता दुखी है और आपसे मुक्ति चाहती है। जनता मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री नहीं, सरकार बदलना चाहती है, ये बताना चाहता हूँ। और कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो कहते हैं ना, ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन बजरंग जी, फिर भी बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है लगातार। आप लोग दक्षिण में कहते थे कि दक्षिण में कांग्रेस का वर्चस्व है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो दक्षिण का एरिया क्यों ना हो। बढ़ते कुनबे को क्यों, कैसे करेंगे फिर आप? मेरे दिल को छू लिया। हाँ, मैं यही बता था, कुनबा कैसे बढ़ रहा है? दबाव से। आज कुरुक्षेत्र में जो कैंडिडेट उतारा गया है, अपनी मर्जी से आ गया। कितना भारी भरकम दबाव। जब लोगों ने पूछा आप चुनाव लड़ोगे, तो बिल्कुल नहीं लड़ता। 10 साल से चुनाव छोड़िए, राजनीतिक से संन्यास लिया हुआ था। और 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे, लोग भूल गए। ये आप कहते हो कि क्या स्थिति है, कुनबा कैसा बढ़ा? ईडी, सीबीआई, जो नीतीश कुमार पानी पीप का गाल बकते थे, उनको साथ क्या किया? ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी, चलती सरकार गिराकर रातों रात उनके साथ समझौता कर लिया, वो ईमानदार मिल गए। महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस में भी तो लोग आ रहे हैं सर, कांग्रेस में भी तो लोग शामिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी में ही लोग शामिल हो रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ, कांग्रेस में भी 36-37 पूरा विधायक, पूरा मंत्री, पूरा सांसद हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह इनकी पार्टी में वो भी आया है। क्या आप लोगों ने भी फिर ईडी का डर दिखाया क्या उनको, इसलिए वो आ रहे हैं? वो लोग आए, वही राशि बता रहा हूँ मैं वही कहना चाहता हूँ। वो लोग आ रहे हैं जो कुर्बानी के देने के लिए तैयार है। ईडी से डरते नहीं, सीबीआई से डरते नहीं, जेल डालने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने लगातार वीरेंद्र जी इस पर जवाब देंगे मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है बजरंग जी, ठीक है, वीरेंद्र जी का जवाब सुन लीजिए इस पर। पूरी बात कर ले दो। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, इनको रोक दीजिए, मैं उत्तर देता हूं। वीरेंद्र जी, आपने ये आरोप पहले भी लगाए, सुन लीजिए। वीरेंद्र जी इतनी देर से बोल ही रही हैं। ठीक है, वीरेंद्र जी अभी जुड़े, उनसे सुन लीजिए सर। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, ये मुझे कोई बोलने देगा तो बात बनेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कहा था बजरंग जी वो राजनीति छोड़ देंगे, कोई भी आरोप लगेगा वो राजनीति छोड़ देंगे। कहा था मैं जेल चला जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा। बजरंग जी, ठीक है, ठीक है बजरंग जी, अब सब जवाब सुन लीजिए सर। उसने समझौता नहीं किया तो उसको जेल में डाल दिया। चुनाव आचार संहिता के बीच में जेल में डाल आपके सब। ठीक है, ठीक है बजरंग जी, अब जवाब सुन लीजिए सर। चुनाव तो बजरंग जी, अब जवाब सुन लीजिए सर। हाँ, बजरंग जी,
बजरंग जी को सामान्य ज्ञान की एक बात बताना चाहता हूँ। बोलिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, सर। अरे हाँ सर, बजरंग जी कृपया नोट करें, लिख लें, भविष्य में इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई या कोई भी दूसरी संवैधानिक संस्था वो भारत के कानून, उसके लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत काम करती है। जब कोई एजेंसी अपना काम करती है एनफोर्समेंट का, इन्वेस्टिगेशन का, वो मनमानी न करे, पक्षपात न करे, इसके लिए देश की अदालतें उस पर निगरानी रखती हैं। और अगर कोई एजेंसी कहीं कोई गड़बड़ करती भी है तो इस देश के विपक्ष के हाथ, पांव, दिमाग, आंख, कान सब खुलने हैं, वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का चरित्र हनन करने के बजाय, मैं बात कह लूं पहले, इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का चरित्र हनन करने के बजाय अपना चाल चरित्र देखिए। तंवर जी के नेता जब सत्ता में नहीं थे वो ये कहते थे पहले गिरफ्तारी हो फिर जांच हो। अब जब इनकी बारी आई तो ये कहते हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए और गिरफ्तारी तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। गिरफ्तारी हो जाए तो मैं अदालत से आत्मा बनकर सरकार चलाऊंगा। वो इनके नेता जेल में हैं, उनके पास कागज नहीं, पेन नहीं, उनको वहां से आदेश देने का अधिकार नहीं, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई और वो वहां से सरकार चला रहे हैं, आत्मा से सरकार चला रहे हैं, भूत बनकर सरकार चला रहे हैं। देश के कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करने वाले, मजाक बनाने की कोशिश करने वाले वो लोकतंत्र चिल्ला रहे हैं। मैं केवल और केवल ये याद करा रहा हूं आपको कि एजेंसियां कोई भी हों, वो हर सरकार के कार्यकाल में काम करती हैं, अपने नियम कायदे के हिसाब से काम करती हैं और उन पर निगरानी रखने के लिए इस देश की अदालतें हैं। आपको याद होगा, नहीं याद तो कुछ पन्ने पलटकर पीछे के कुछ दिन देख लीजिए। अगर कोई सरकारी एजेंसी या सरकार का उच्चतम अधिकारी, प्राधिकारी कोई गलती करता है तो इस देश की अदालतें रोकती भी हैं, टोकती भी हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि ये चोरी करते रहें, इनकी जांच न हो, जांच हो जाए तो गिरफ्तार न किया जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर ये रैली करके रुदाली करें और ये कहें कि हमें छोड़ दिया जाए क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री हैं, हम तो राजनेता हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हुआ रैली के नाम पर। उनके एक वो व्यक्ति, वो नेता वहां मंच पर था जिनके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये इस पार्टी और इस गठबंधन में वो लोग शामिल हैं, वो नेता हैं जिन्होंने कोई दुनिया का अपराध, कोई भ्रष्टाचार छोड़ा नहीं, सब पाप किए हुए हैं। पापियों का भाईचारा वो एक भ्रष्टाचार के आरोपी के बचाव में दिल्ली में चिल्लम चिल्ली करता है। कल यही लोग जंतर मंतर पर रैली करके ये कहते थे कि भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए। अब भ्रष्टाचारी जेल जाने लगे हैं और आंच इन पर आने लगी है तो ये चाहते हैं कि कानून अलग तरह का होना चाहिए, एजेंसियों का बर्ताव अलग तरह का होना चाहिए का भी एक प्रावधान है वीरेंद्र जी, हमेशा के लिए प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली प्रिजन का भी एक प्रावधान है जी, लेकिन ये अधिकार उपराज्यपाल के पास होता है। अब उपराज्यपाल ये डिसाइड करेंगे कि केजरीवाल जेल से कौन कौन सी अथॉरिटी रख सकते हैं। दिल्ली प्रिजन एक्ट है सर 2000। नहीं, वो मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि एजेंसियों को अपना काम करने दोगे कि नहीं। अब ये कैसे हो सकता है कि भ्रष्टाचार सोनिया गांधी, राहुल गांधी करें और उसकी जांच 10 जनपद के उनके सेवादार करें, भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल करें और उसकी जांच जो है वो सिसोदिया को जाए। अरे काम तो देश की एजेंसियां करेंगी और फैसला करेंगी अदालतें, सजा देंगी अदालतें। ये सजा भी खुद देना चाहते हैं, जांच भी खुद करना चाहते हैं। ऐसे फड़ंगियों से देश को बचाना होगा और देश की जनता 24 में एक बार फिर से इनको आईना दिखा देगी कि ऐसे भ्रष्ट लोग सत्ता के आसपास भी नहीं चाहिए, सत्ता में तो रहने दीजिए। ठीक है, तंवर जी। देखिए राष्ट्री जी, सर्वप्रथम जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए हो और माननीय न्यायालय ने जिनको सजा दी हो, उनके मुंह से इस तरह के भाषण शोभा नहीं देते। और जिस प्रकार से अभी संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे थे,
जिनका मुखिया एक वक्त का परिवार और दुर्भाग्य से इस देश का गृह मंत्री हो, उनसे कैसी अपेक्षा। इसके अलावा बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, जिस प्रकार से इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बन गई है, और इस वॉशिंग मशीन में कौन कौन धुल के साफ हुआ है, मैं एक छोटी सी बानगी बता दूं। हेमंत विश्व शर्मा नारदा चिटफंड, शुभेंदु अधिकारी नारदा सिंह, जितेंद्र तिवारी कोयला चोरी, टीएस येदियुरप्पा अवैध खनन, हार्दिक पटेल राजदरों तड़ीपार, प्रवीण डारेकर मुंबई कोऑपरेटिव घोटाला, नारायण राणे आदर्श सोसाइटी घोटाला, अरविंद केजरीवाल की बात क्यों नहीं करते? अरविंद केजरीवाल की बात क्यों नहीं करते? मनीष सिसोदिया की बात क्यों नहीं करते? सत्येंद्र जैन की बात क्यों नहीं करते? भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई 300 करोड़ में इन्होंने समनिंग करी थी। इसके अलावा नवीन जिंदल, जिसको ये पास साफ करके इस वॉशिंग मशीन में डाल के कुरुक्षेत्र में लाए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार क्या कहा था, उसका ये संज्ञान कर ले। इसके अलावा जनार्दन रेड्डी खनन माफिया, जिनको इन्होंने शामिल करवाया और इन्होंने क्या क्या उनके बारे में बोला था, और कुल पटेल उद्यम घोटाला मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये देश और प्रदेश जानता है। और मधु कोड़ा, जिसने झारखंड पे लूट के खा गया, उनके पत्नी को ये शामिल करवाने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पे इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को फना देने वाला कोई नहीं है। और जिस प्रकार से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी गवाहों के आधार पर, जैसा कि मैंने पहले वक्तव्य में बताया, इनका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर इन्होंने भ्रष्टाचार को नवीन आयाम देते हुए ऐसे व्यक्ति की गवाही पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, जिससे लेकिन 59 करोड़ रुपए देता है। ये सच्चाई है, ये देश और प्रदेश जानना चाहता है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महंगी हो चुकी है। तंवर जी, लेकिन घूम के कर एक ही सवाल आता है उसमें कि आप जेल से कैसे सरकार चलेगी, जेल से सरकार कैसे चलेगी? तंवर जी आज प्रैक्टिकल बात करें। तंवर जी आप प्रैक्टिकल तंवर जी आप प्रैक्टिकल बात करें। तंवर जी आप फैक्ट पे आइए। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तंवर जी आप फैक्ट पर आइए। तंवर जी आज फैक्ट पर आइए। आप ईडी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया। आपको भी ज्ञात होगा ये कि अभी केजरीवाल जब से जेल में है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज लगातार चाहे सदन में जवाब देना हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो आ रहे हैं। अब उनका नाम आया, विक्रम नायर के साथ ये लोग डील करते थे, बात करते थे, इनसे साथ रिपोर्ट करते थे। मैं उत्तर देना चाहता हूं। इन बातों का सही जवाब नहीं दे रहे, इन बातों का हम कानून का जवाब देंगे। हाँ, जवाब ये है कि 59 सर न्याय व्यवस्था पर सवाल कैसे उठा रहे हैं सर आप न्याय व्यवस्था पर सवाल मत उठाइए। अब आम आदमी पार्टी का बेस क्या है, मैंने आपसे यही पूछा कि अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनका भी नाम सामने आ गया है और ईडी ने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल ने इनका नाम लिया है। आप भी जानते हैं विक्रम नायर कौन है। आम आदमी पार्टी का नाम ले दे, कोई मतलब नहीं है, सब फर्जी फर्जी बात है। बात तो ये है कि जिस प्रकार से इलेक्टोरल बोर्ड में आप तंवर जी फैक्ट पर आए, विक्रम नायर सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे और जिस पर उसका जवाब पेश आता है, और निश्चित तौर पर ये नवीन हो चुके हैं और कोई जवाब इनके पास। आप फैक्ट पर आ ही नहीं रहे सर, आप शुरुआत से न्याय व्यवस्था को लेकर बैठे हैं, आप वहीं पर ही बैठे हैं। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी सर, रजत पाटिल जी कुछ कह रहे थे, उनसे जवाब मिले, दूसरी बात मैं आ रही हूँ वीरेंद्र जी आपके पास। ठीक है रजत जी कुछ कह रहे थे। मैं एक छोटी सी बात जी वीरेंद्र जी, ये करके नहीं चला राष्ट्रीय ये झूठे लोग हैं। मैं ये कह रहा नहीं तंवर जी आप फैक्ट पर बात नहीं कर रहे हैं। सवाल क्या पूछते हैं तंवर और जी आप उत्तर फैक्ट क्या पर मिल बात ही रहा नहीं कर रहे। है। मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा बस कि आप कैसे सब जेल से कैसे सरकार चलेगी। ठीक है, जेल से सरकार चलाई जा सकती है, उपराज्यपाल के हाथ में होगा, वो कौन कौन सी अथॉरिटी वो देंगे, लेकिन जेल से संभव कैसे है। राष्ट्रीय ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए राष्ट्रीय साहब, इस प्रकार से क्या इनको रोकने का कोई तरीका है? तंवर जी सरकार को शक्तियां दी थी, ये नहीं चला के तंवर जी आप फैक्ट पर बात करेंगे तो बेहतर होगा सर। वीरेंद्र जी राष्ट्रीय एकदम शॉर्ट में सर, रजत जी के पास भी जाना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप राष्ट्रीय जो आप सवाल पूछ रहे हो, उस सवाल का सीधा या तिरछा उत्तर देने के बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता भी
और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी वो और बातें सारी कर रहे हैं। आप इनसे सवाल पूछती हैं, आप इनसे, अब देखिए अब ये चिल्लम चिल्ली, इसमें से कुछ निकलेगा क्या? नहीं भाई, तंवर साहब तमाशे से क्या निकलेगा? इस तमाशे में से क्या निकलेगा? तमाशे से क्या निकलेगा? सारी डिबेट का भट्ठा बिठाने आ जाते हैं, हल्ला करने से। मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनो 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 सुनो, तंवर साहब अगर तंवर साहब के बाद, अगर तंवर साहब के पास कोई उत्तर है, अगर तंवर साहब आपके पास उत्तर है तो ये बताइए, तंवर साहब आपके पास उत्तर है तो ये बताइए कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपियों को जेल में नहीं होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या भ्रष्टाचार के आरोपियों को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी का नेता है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपियों को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है? क्या तमाशा बना रखा है यार? कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो? सुनो सुनो सुनो, देखो 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 देखो, सुनो 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 सुनो, सर ऐसे में बिल्कुल नहीं। निराश बोखलाए हुए रजत जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात नहीं सुना। रजत जी, रजत जी, तंवर जी, वीरेंद्र जी माफ करिएगा सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। रजत जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात सुन लेते, फिर दोनों पर आप जवाब दे दीजिएगा। वीरेंद्र जी मैं आ रही हूँ आपके पास। रजत जी, तंवर जी प्लीज, तंवर जी प्लीज, आप एक फैक्ट में एक, ये तो कोई तरीका नहीं। तंवर जी आपसे मैंने एक ही सवाल पूछा, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। हाँ रजत जी, वीरेंद्र जी मैं आ रही हूँ उसके पास, आपके पास। रजत जी देखिए राष्ट्रीय जी, बात ऐसी है कि अभी यहाँ बहुत भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, तो मैं आपको 2-3 और उसके बाद हम आएंगे आगे भी। एक टॉरेंट ग्रुप है गुजरात में, उसको जिसका नाम अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भी आया, जो उसमें भी आया, जो ड्रग कंपनीज है जिनका जो है ड्रग टेस्ट फेल हुआ कंपनीज का, और वो लगभग इन फार्मा कंपनीज ने 945 करोड़ का जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। चंदा तो दिया, इसका खेल आप देखिए भ्रष्टाचार का कि इस टॉरेंट ग्रुप को 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। अहमदाबाद में भी पुल गिरा, ऐसे 3 इंसिडेंट्स हुए थे। वो कंपनी जो बना रही थी उसको बार बार उसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे और उसको बार बार ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उसको ठेका दिया गया। बिहार में जो पुल गिरा उसको ठेका दिया गया। जिन चीजों का इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, क्या आप इनको ऐसे बोलने देंगी, आपके चैनल का दुरुपयोग करने देंगी? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है, वहाँ पर चर्चा में है। आप अनाप शनाप चीजें उनको बोलेंगे, क्या आपको तकलीफ हो रही है ना? आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? कोई बात ना, क्या ये जो बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, क्या इनके पास प्रमाण है? पूछ रहे कोई प्रमाण जाएंगे, फिर माफी मांग लेंगे। डिबेट कैसे होगी? आपको और आपके चैनल को भी जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की बात करते थे तो मैं हरियाणा के ऊपर आऊंगा। काल्पनिक बातों के आधार पर डिबेट होगी क्या? क्या कपोल काल्पनिक बातों के आधार पर एक मिनट सुनो, एक मिनट बीच में ना बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, काल्पनिक बातों के आधार पर डिबेट चलेगी? मैं आपको हरियाणा की बात कर रहा हूँ। रजत पंजेटा, डू यू हैव? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ ना, आप चुप करिए। रजत पंजेटा, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। 30,000 केवल और केवल हरियाणा की बात करो, बीच में ना बोलिए। आप जानबूझकर होते नहीं है, शोर मचाकर जनता तक बात पहुंचे। देखिए राष्ट्रीय जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, बीच में ना बोलिए। हरियाणा की बात करिए सर। हाँ हरियाणा पे आइए। क्यों मैं कहीं की भी बात करूँ? ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? 32 शहरों में रजिस्ट्री घोटाला हुआ, 30,000 गलत रजिस्ट्रियां हुई। भ्रष्टाचार है क्या? मैं कौन होता हूँ? ये जो भाषा की गुंडागर्दी है, तो आपको पहले लेके बैठ गई, आगे भी डूबोगे। 75,250 पेटियां 15 जिलों में गायब, 7.5 लाख पेटियां सोनीपत और भूतल से गायब, 100 करोड़ का। ठीक है वीरेंद्र जी, एक चीज और, अभी रंजीत चौटाला ने पिछले दिनों बयान दिया था ब्राह्मण समाज को लेकर, हालांकि उन्होंने माफी मांगी। आज चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि बयानों पर थोड़ी कहीं ना कहीं सजगता बरतनी होगी तमाम पार्टियों को। क्या कुछ कहेंगे सर वीरेंद्र जी? उसके बाद फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का और 55 करोड़ को चुप करा के अपना सवाल रजत जी, रजत जी ठीक है रजत जी, मैं आपका सवाल सुनना चाहता हूँ। रजत जी एक सेकंड सर, समय ऐसे खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग ने आज कहा है वीरेंद्र जी, इन्होंने 15,888 करोड़ का बोर्ड से चंदा दिया। ये रुके तो सही, इनको आपने खुल्लम खुल्ला कुछ भी बोलने, कुछ भी बोलते जाएंगे, तथ्यों के बिना बोलते जाएंगे और राष्ट्रीय आपके काबू नहीं आएंगे।
मैं आपको सीएजी की रिपोर्ट राशि इनकी 1 मिनट नहीं पूरी हो रही इनके आधे घंटे से, बिल्कुल ऑथेंटिक, आधे घंटे से आप ऐसी लगातार चर्चा नहीं होती। किसी भी एक सवाल का अगर पर्टिकुलर जवाब मिला हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। हाँ, मैं सीएजी की रिपोर्ट बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट किया प्लीज, क्या आपको पता है जब वो ऑडिट क्या करती आप है। इनको रोक सकेंगे? ठीक राजश्री है, आपसे रुक रही ठीक है। हैं। वीरेन जी, आज रंजीत चौटाला ने कल बयान दिया था। रजत जी प्लीज सर, हरियाणा पर आ जाइए। भ्रष्टाचार पे ये मुद्दा हो गया। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने बयानों में सजगता बरतनी होगी। पंजेटा जी प्लीज। वीरेन जी, मेरे को लास्ट लाइन बोलने का हक है, आप मुझे बोलने दीजिए। निरंतर बीच में इसलिए डिस्टर्ब करें ताकि जनता तक रजत जी, सर आप काफी समय से अपनी बात रख रहे सवाल हैं, पूछा तो जा रहा है, बहस फिर में आप चले बात जाओ। रख ही नहीं पाते। राजश्री कोई तरीका है क्या ये? रिपोर्ट ने क्या कहा, 75,000 करोड़ की एक्सेस पेमेंट और अनड्यू बेनिफिट। अरे भैया, फिर भी क्या अनाप शनाप आंकड़े फेंकते रहते हो बेतुके? क्या मैं दिखा देता हूँ? राजश्री, दिस इज नॉट द वे, एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, दिस इज नॉट द वे, दिस इज ठीक नॉट है, द हो गया वे, पंजेटा जी, This is not पंजेटा the जी हो way. गया, पंजेटा जी हो गया इस पर This सर। is not the way. पंजेटा जी प्लीज, पंजेटा जी टॉपिक, राजश्री, पंजेटा जी मैं सवाल पूछ लूं अपना या फिर नहीं, प्लीज बताइए। आप इनको पंजेटा जी आप म्यूट करने पे मजबूर कर रहे हैं सर, आप ऐसे मत करिए। पंजेटा जी, आधा घंटा दे दिया आपने। पंजेटा जी, पंजेटा जी प्लीज, प्रधानमंत्री को अपने कचहरे में खड़ा किया था। पंजेटा जी आप बात सुनेंगे? मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि उनके पास कोयला मिनिस्ट्री थी। पंजेटा जी प्लीज आप म्यूट मत करने पे मजबूर करिए प्लीज। राजश्री, क्या आप वीरेन जी मेरी बात सुनिए। आज रंजीत चौटाला ने कल बयान दिया था, उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ कहा था, उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि बयानों को लेकर सजगता बरतनी होगी। उसमें उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत का भी जिक्र किया है। तो अब क्या ये जरूरी हो जाता है कि बयानों को लेकर अब सजगता बरतनी होगी? जो बयान उनका सामने आया था उसे लेकर ब्राह्मण समाज में काफी नाराजगी देखने को मिली थी सर हरियाणा। देखिए राजश्री, एक बात सबको स्वीकारनी चाहिए, चुनावी माहौल की बात हो या चुनाव से आगे पीछे की बात हो, जब भी कोई सार्वजनिक ओहदे पर बैठा हुआ सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति अपनी बात कहता है, हाँ। तो उसे शब्दों के चयन में खूब संयत रहने की आवश्यकता होती है। स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है कभी कभार, जो शब्द निकल जाते हैं वो कहना उसकी मंशा नहीं होती होगी, ऐसा भी बहुत बार होता है। जो आयोग ने कहा है वो बात सब पर लागू होती है। सब लोग संयत होकर अपनी बात करें, तथ्यों पर बात करें, अनाप शनाप निराधार बातें न की जाएं तो अच्छा। मैं एक बात कह रहा हूं, हाँ। कि हमारे प्रतिपक्षी भ्रष्टाचार के आरोप हम पर लगाते हैं, भ्रष्टाचार के अर्जी फर्जी आंकड़े लेकर के यहाँ आपके चैनल पर भी खूब चिल्लम करते हैं, हाँ। लेकिन अब ये फिर बोल रहे हैं, ये देखिए बदतमीजी बोलते हैं। समय हो गया है सर, बजरंग जी का भी लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। बजरंग जी, रजत जी प्लीज। रजत जी आप काफी देर से बोल रहे थे, बजरंग जी काफी समय से शांत बैठे, उनकी बात सुनिए क्योंकि लास्ट समय सर वक्त चले जाएगा सर। राजश्री, आप लोग 1 घंटे की डिबेट में बात नहीं कह पाते सर। राजश्री मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। क्यों बोले आपकी क्यों बात पूरी हो रही है? आप बात करने देती है क्या? आप बात करने दे रही है क्या? राजश्री, ये गुंडागर्दी आप जो डिबेट में चलने देते हो ना, और फिर मेरी बारी में आप तो बारी में आप बोल रहे हो। राजश्री क्या दादागिरी है ये? जब आपके क्या बदमाशी अलाउ कर रखी है आपने इंडियन नेशनल लोकदल की? ये गुंडे बिठा रखे हैं अपने चैनल की डिबेट में। इन गुंडों को रोकिए और मेरी बात कहने दीजिए। फिर कोई बजरंग दास बोले तो चलेगा, मुझे मेरी एक बात कहने दीजिए। राजश्री पहले सर समय बहुत कम है वीरेन जी, मैंने इससे बोला आप शॉर्ट में प्लीज अपनी बात रखिए। मैं सबसे बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपनी बात शॉर्ट में रखिए सर, समय फिर नहीं होता तो फिर आप लोग कहते हैं कि समय नहीं होता। जनता पार्टी आपसे रजत पंजेटा रुकते नहीं, आपसे रजत पंजेटा रुकते सर मैं उनको मैंने कहा तो मैं म्यूट कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या करूंगी? म्यूट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपसे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की बदतमीजी पर अंकुश नहीं लगता, और मेरी बारी में आप सवाल मत उठाइए, मैं उन्हें म्यूट कर सकती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं मेरे हाथ में। या तो मैं आप लोगों से यही कह सकती हूँ कि आप अपनी बात रखिए। एक आदमी इंडियन नेशनल लोकदल नाम की, अब मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, फिर बजरंग दास बोलेंगे, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे विरोधी जो हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, वे अपने गिरेबान में झांकें, उनको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा प्रवक्ता संरक्षक तो वही है। दिल्ली में रैली होती है भ्रष्टाचारियों की, और ये रजत पंजेटा तो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं
ये रजत पंजेटा तो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पर मेरिट की हत्या करके मेरिट का गला घोट कर नौकरियां देने के आरोप लगे और जिसके नेताओं ने सजा पाई, जो हरियाणा में गुंडागर्दी के परिचायक हैं, जो दादागिरी के परिचायक हैं, जो जातिवाद फैलाने के, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। बजरंग जी लास्ट कमेंट सर, बहुत समय कम है, प्लीज पार्टी से आते रजत जी हैं, प्लीज। जो गुंडों के गुंडागर्दी के संरक्षक, बजरंग जी गुंडागर्दी के संरक्षक माने जाने वाली पार्टी के प्रवक्ता है रजत जी। देखो जहाँ जिस मुद्दे पे सर ऐसे चर्चा नहीं होती सर, आप लोग मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं। सवाल यही था कि आज क्या है, किस गठबंधन में कितना दम है, महारैली से क्या असर पड़ेगा, क्या मोदी को रोक पाएगा इंडिया, ये तमाम तरह के सवाल थे, इसके जवाब कुछ हद तक नहीं मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। जदौन जी मैं माफी चाहूंगी कि आपको बहुत कम समय आज मैं दे पाई। तो एक तरह से देखा जाए तो मुद्दा में आज का ये विषय यही था कि इंडी गठबंधन लगातार जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्या मोदी को लेकर जो एनडीए पार्टी की तरफ से जो उनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है, क्या इंडी गठबंधन उस पर भारी पड़ेगी? दूसरी तरफ केजरीवाल जेल चले गए हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस कैसे कब तक अपनी लिस्ट जारी करेगी? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की ही, तो वो कैसे एकजुट हो पाएगी? तमाम तरह के सवाल हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें तो अभी भी लिस्ट का इंतजार है कांग्रेस की तरफ से। इनेलो भी ताल ठोक रही है, जेजेपी भी ताल ठोक रही है। बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया और रैली अब की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी चुनाव में किस तरह के परिणाम निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर।